Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है angular displacement that is represented by del theta. इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने एंगुलर पोजीशन वाले टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो थीटा है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन डेल थीटा है, इसका मतलब है कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कोई ना कोई लिंक है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन को रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन को समझेंगे कि इसमें क्या है। तो डेफिनेशन है द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन को मैंने बड़ा सिंपल करके आपके लिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी कि अगर आपका एंगुलर पोजीशन वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ इतना सा वर्ड यूज हुआ है चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन के अंदर चेंज। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या थी। एंगुलर पोजीशन है वो वाला एंगल जो हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी रेफरेंस डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना मूव हुआ है, कितना टर्न हुआ है, कितना रोटेट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वो वाला एंगल है जो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपना जो असल डायरेक्शन थी, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, उसे हम इनिशियल डायरेक्शन ही कहते हैं, उसे हम रेफरेंस डायरेक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि हम उसी से सारी पोजीशन को आगे मेजर कर रहे होते हैं। तो उस रेफरेंस डायरेक्शन से कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, कितना रोटेट हुआ है, ये हमें बताती है एंगुलर पोजीशन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, चेंज आने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जैसे आप डायग्राम में देखें, ये रेफरेंस डायरेक्शन है उसकी एक्स। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर था, अब उसने क्या किया कि वो थोड़ा सा रोटेट हुआ और रोटेट होके पॉइंट ए पे चला गया। जब वो पॉइंट ए पे गया, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो उसकी ए वाले पॉइंट के ऊपर पोजीशन है, इसे हम एंगुलर पोजीशन का नाम देंगे, जिसका आइडिया हमें कहाँ से हुआ, इस थीटा से हुआ। यानी इस थीटा में जितना चेंज आया, पहले थीटा क्या था, पहले थीटा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा एक्स पे था, ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस डायरेक्शन पे था, तो थीटा क्या था, थीटा 0 था। जैसे ही ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा थीटा उसका चेंज हुआ और उसने डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर आया, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो गई और हम कह रहे हैं कि अब उसकी जो पोजीशन है वो पॉइंट ए है, यहाँ पर उसकी एंगुलर पोजीशन है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से मूव करके आगे चला जाए पॉइंट बी पे, ठीक है, मतलब पहले वो पॉइंट ए पे है, अब आगे मूव करके पॉइंट बी पे चला जाए, तो ये जो उसकी पोजीशन में चेंज आया है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है बच्चों में कि क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस डायरेक्शन पे था, वहां से भी तो उसने डिस्प्लेसमेंट की थी, वहां से भी तो उसकी पहली पोजीशन ये थी, बाद में वो पॉइंट ए पे आ गया था, तो ये भी तो उसका चेंज इन पोजीशन था, और इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ है, उस स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन को, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, रेफरेंस डायरेक्शन कह रहे हैं, उसे हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। और जो रेफरेंस है ना, अगर उससे ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मूव करना, तो उसको हमने नहीं गिनना। जब वो रेफरेंस से मूव करके एक पॉइंट पे चला गया, एक पोजीशन पे चला गया, अब ये हमारी पहली पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की। इसके बाद आगे जितनी भी वो पोजीशन चेंज करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसा कि उसने यहाँ पर किया कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, तो इसका मतलब है अब ये जो वो डिस्प्लेस हुआ है, ये जो उसने पोजीशन चेंज की है, ये उसकी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस डायरेक्शन से पॉइंट ए पे गया था, तो उसने जो एंगल चेंज किया, जो एंगल उसका चेंज हुआ, उसे हमने थीटा आई का नाम दिया, यानी कि इनिशियल थीटा, उसकी इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए वाली। नेक्स्ट जब वो बी पर मूव करके गया है, तो उसे हमने नाम दिया है थीटा एफ का, यानी कि फाइनल पोजीशन है अब उसकी ये। तो इन दोनों पोजीशंस के अंदर जो चेंज है वो हमें क्या देता है, वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ये डिस्प्लेसमेंट काउंट कैसे करेंगे, ये डिफरेंस निकालेंगे कैसे? जब किसी चीज में चेंज निकालना हो या उसका डिफरेंस निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे हम वेलोसिटी का चेंज भी निकालते थे डेल वी, तो उसमें क्या करते थे, वी एफ माइनस वी आई। इसी तरह जब हमें डेल थीटा, थीटा क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन का चेंज हमने निकालना है, क्योंकि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही यही है ना, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एंगुलर पोजीशन में चेंज निकालना पड़ेगा। जब हम ये वाला चेंज फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, ताकि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाए। और उस डिफरेंस को, उस चेंज इन एंगुलर पोजीशन को हम डेल थीटा का नाम देते हैं। डेल से हम किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैथमेटिकली मैंने इसे यहाँ पर लिखा, डेल थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ, यानी कि थीटा फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी थीटा आई।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेल थीटा के साथ हमने मेंशन किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, जो कि इन दोनों के दरमियान। अब अगर आप गौर से देखें तो ये डेल थीटा ए और बी के दरमियान है, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन से नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स जो है वो हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, उसे हमने नहीं लेना। हमने क्या देखना है कि जो एक पहले पोजीशन आ गई है, यानी ये वाली हमारी फर्स्ट पोजीशन है ए वाली और बी वाली सेकंड पोजीशन है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यानी डेल थीटा जो है, थीटा एफ माइनस थीटा आई, वो क्या है, वो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, तो आर जो है वो रेडियस है इसका सर्कल का, और ये भी आर हमारे पास सर्कल का रेडियस है, ये ओ उसका सेंटर है, और बाकी ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। और यहाँ पर जो एस है वो क्या है, वो हमारे पास आर्क लेंथ है, यानी कि वो डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान कवर किया है। अब इसकी डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। अब हम यूनिट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। तो इसके भी यूनिट्स हैं, वो हमारे पास 3 तरह के यूनिट हैं। फर्स्ट वन इज रेडियंस। तो रेडियन जो है ये इसका एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल से जो हमें मिलता है, ये इसका वो वाला यूनिट है रेडियन। अब जैसा कि हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है, यानी पोजीशन का चेंज है। इट मींस के वहां पर पोजीशन क्या थी, थीटा वहां पर पोजीशन था, और डेल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों ही केसेस में है तो थीटा ही ना, बेशक उसमें चेंज ले रहे हैं या बेशक हम वैसे ही थीटा को ले रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हमारे पास थीटा आ रहा है। तो थीटा को मेजर करने के वहां पर जो यूनिट से यहाँ पर भी वही होंगे, बेशक हम उसका चेंज भी मेजर कर रहे हैं तो उसका चेंज भी हम उन्हीं यूनिट से मेजर करेंगे जिन यूनिट से हम थीटा को खुद को मेजर करते हैं। इसलिए इसका भी पहला यूनिट रेडियन है जो इसका एसआई यूनिट है, दूसरा डिग्री है, और तीसरा है रेवोल्यूशन। तो ये 3 किस्म के हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है कि कब हमारे पास ये जो एंगल थीटा है ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी ये कंडीशन है, एक खास कंडीशन है जिसमें हमारा जो एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। मतलब रेडियन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2 रेडियन भी हो सकता है, 3 रेडियन भी हो सकता है। एंगल जैसे जैसे चेंज हो रहा है रेडियन की वैल्यू भी वेरी करेगी, लेकिन एमसीक्यू इस तरह से बनता है कि कब थीटा या कब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 रेडियन होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये रेडियन की डेफिनेशन है, अगर आप इसे समझेंगे तो वो एमसीक्यूज का आंसर भी आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of the circle by an arc with a length equal to the radius of the circle। तो अब एक तरह से ये रेडियन की डेफिनेशन भी है, आप उसे डेफिनेशन के तौर पे भी रेडियन के याद कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे पास एक एमसीक्यूज भी इसमें कवर हो रहा है। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से है कि 1 रेडियन इज द एंगल, एक रेडियन वो एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। आपको पता है एंगल जो है वो हमारा सर्कल के सेंटर पे ही बन रहा होता है, तो वही मैंने लिखा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। अब बना कौन रहा है उसे, आर्क बना रही है। आर्क क्या है, आर्क हमारे पास वो डिस्टेंस है, वो लेंथ है जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कवर कर रहा होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए। अब यहाँ पर ये जो एस है ये क्या है, हमारे पास ये आर्क है, तो ये एस ही एंगल बना रहा है ना। फॉर एग्जांपल पहले हमारी आर्क अगर यहाँ पर थी, अगर हम इस पॉइंट पे थे, तो जैसे हमने ये आर्क लेंथ कवर की, ये वाला कवर किया, वैसे वैसे हमारा एंगल जो चेंज हुआ है। तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं कि ये एंगल कौन बना रहा है, ये आर्क बना रही है विद द लेंथ। अब ये वो कंडीशन है जो मैं आपको बता रही थी कि एमसीक्यूज बनता है विद अ लेंथ, उस आर्क की लेंथ, यानी कि उस आर्क की लेंथ की बात हो रही है ना, बाय एन आर्क विद अ लेंथ, आर्क हो किस लेंथ के साथ हो, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारा एंगल तब 1 रेडियन होगा जब हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी। यानी कि अगर ये एस जो है, आर्क लेंथ जो है, वो डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, इसकी जो लेंथ है और जो हमारे सर्कल के रेडियस की लेंथ है, रेडियस कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस रेडियस की जो लेंथ है और जो हमारे पास आर्क लेंथ है, यानी कि वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कवर कर रहा है, अगर वो दोनों इक्वल हो, वो लेंथ जो है उनकी वैल्यूज दोनों की इक्वल हो, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो, तो हमारे पास जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन भी है और वो एमसीक्यूज भी आ गया। तो जब एस इज इक्वल टू आर होगा तो हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा 1 रेडियन के इक्वल। इसके बाद डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। तो एंड पे मैंने एक लाइन लिखी है जो कि इसी के बारे में है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है कि इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन थीटा एफ, यानी कि फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के दरमियान ये डिफरेंस, यानी दूसरे लफ्जों में ये चेंज इन पोजीशन भी है, और चेंज इन पोजीशन ही यही होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मेजर करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस मेजर करता है। अब जिस तरह से हमने यूनिट्स पढ़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, अब हम देखते हैं कि इन यूनिट्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन स्टडी करते हैं।
रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हम किसका रिलेशन देखने लगे हैं? रेडियन और डिग्री का, यानी रेडियन और डिग्री दोनों यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, दोनों ही यूनिट्स हैं, लेकिन इनका आपस में क्या रिलेशन है, आपस में ये एक दूसरे के किस तरह इक्वल होते हैं। रिलेशन का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और इसी तरह से 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो ये इनका रिलेशन है, हम ये फाइंड करने लगे हैं। और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से भी एमसीक्यूज भी इसमें से बनते हैं और वो भी आ सकते हैं। फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन क्या होती है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चला सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करता 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 वो पूरा सर्कल कवर करके उसी पॉइंट पे वापस आ गया, यानी जिस पॉइंट से चला था उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर वापस आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, एक पूरा चक्कर है। एक पूरा चक्कर वही है ना कि एक जगह से जहां से आप चले हैं अगर आप उसी जगह पर गोल गोल घूम के वापस आ जाएं तो क्या है, हम इसे कहेंगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन। अब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल के अंदर कितने डिग्री होते हैं तो आप सबको ये बात पता होगी कि 360 डिग्री होते हैं। हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 के बाद हमारे पास 90, 90, 180, 180 से 270, 270 से वापस 360 पे, जो कि हमारा 0 वाली पॉइंट है, उसी पे हमारे पास 360 डिग्री भी आ रहा होता है। तो कितने नंबर ऑफ डिग्रीज हो गए हमारे कंप्लीट सर्कल के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान? 360 डिग्री हो गया। सो इसलिए मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि हमने डिग्री तो देख लिया है कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान। अब हम देखना चाहते हैं कि रेडियन में ये कितना एंगल होता है जब हम एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन एक ऑब्जेक्ट करके आता है, तो रेडियन में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए ये है कि हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो हमने एंगुलर पोजीशन के अंदर पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, यानी कि हमारा जो एंगुलर पोजीशन है वो इक्वल होता है एस ओवर आर के। एस हमारा क्या है? एस हमारा वो डिस्टेंस है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है जब वो पोजीशन अपनी किसी एक पोजीशन पे जा रहा है। तो क्योंकि हम अब कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पूरे सर्कल में घूम के आ रहा है, इसलिए वो जो एस होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। मैं ये बात फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एस जो है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। वो इसलिए क्योंकि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ होगा अगर वो वहीं पर वापस है, इसका मतलब है उसने पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, गोल गोल उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है, वो पूरी कवर की है, वो उसको पूरे का चक्कर लगा के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है। इसका मतलब है सरकमफेरेंस के इक्वल उसने फासला कवर किया है। इसलिए एस की जो वैल्यू है हम वो पुट करेंगे जो हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है, और वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। सही है, तो उसकी वो वैल्यू पुट कर देंगे। और नीचे आर है, आर हमारे पास रेडियस है सर्कल का, तो आर एज इट इज रहेगा। अब ऊपर 2 पाई आर है तो आर और ये आर कट जाएंगे आपस में और हमारे पास बचेगा 2 पाई। 2 पाई के साथ रेडियन मैंने लगा दिया क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एंगुलर पोजीशन है उसका यूनिट होता है रेडियन, तो रेडियन लगा दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? 2 पाई रेडियन। अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन कितने हैं? वो हैं हमारे पास 2 पाई रेडियन, जो हमने अभी निकाले, क्योंकि ये हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के निकाल रहे हैं ना। और वो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए? वो इस तरह से पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एस की जगह सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 पाई आर पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक सरकमफेरेंस का जब कंप्लीट चक्कर लगाया जाता है इसका मतलब है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास रेडियन कितने हैं? वो हैं 2 पाई रेडियन। अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर डिग्री 360 थे, रेडियन की क्या वैल्यू है? 2 पाई रेडियन। अब क्योंकि ये दोनों ही एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, जब ये दोनों ही एक ही चीज के बराबर हैं। जैसे ये भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए थी डिग्रीज और ये भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हैं, तो यानी ये कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए दोनों चीजें हैं, तो फिर हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम असल में करना क्या चाह रहे थे? हम करना ये चाह रहे थे कि हम 1 रेडियन देखना चाह रहे थे कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होते हैं। तो 1 रेडियन निकालने के लिए हमें ये जो 2 पाई है ना, ये यहाँ से गायब करना है और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस साइड पर ले जाएं इसे और यहाँ पर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? लेफ्ट साइड पर बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इस सारे को कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। यानी कि ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ गया कि एक रेडियन के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं। तो 1 रेडियन के अंदर
57.3 डिग्री होती है। तो ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। एमसीक्यूज इस तरह से बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रेडियन के अंदर कितने नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने 57.3 डिग्री को टिक करना है। इसके अलावा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट आ सकता है कि आप रिलेशन बताएं रेडियन और डिग्री का, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक ये सारा सॉल्व करना होगा। क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड की तो हमने वैल्यू की बात कर ली कि डेल थीटा से हम निकालेंगे थीटा एफ माइनस थीटा आई, तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें किस तरह से पता चलेगी, अब वो हम देखने जा रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक रूल होता है जो अक्सर जगह पर हम यही अप्लाई करते हैं, और उसका नाम है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमारे पास यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताता है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड with fingers curling in the direction of rotation, the thumb gives the direction of angular displacement. Holding the axis of rotation. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जिसके अराउंड हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सबसे पहले कि होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जिसके अराउंड मोशन हो रही है, जैसे अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, जैसे अभी हमने रिसेंट एक डायग्राम देखी है, तो उसमें क्या था, जो सर्कल का सेंटर था वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो उसको होल्ड कर लेना। होल्ड करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं आप उसे फिजिकली ही पकड़ सकें, आप इमेजिन कर लें कि आपने अपना हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है और उसे आप होल्ड कर रहे हैं। और वो होल्ड किस तरह से करना है, इन राइट हैंड, अपने राइट हैंड में करना है, दाएं हाथ के साथ करना है, विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और फिंगर्स आपकी इस तरह से हों कि आपकी जो फिंगर है वो रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल हो रही हो, मुड़ रही हो। जैसे अगर आप इसे डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास जो दरमियान में है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये राइट हैंड से इस तरह से पकड़ा गया है कि इसकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर रही हैं रोटेशन की डायरेक्शन में। हमारी रोटेशन जो है, अगर आप डायग्राम को माइंड में लाएं तो किस तरह से है कि रोटेशन हमारी इस डायरेक्शन में हो रही थी, एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या होगा, फिंगर्स इस तरह से आएंगी और दरमियान में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस तरह से पकड़ लेना आपने। उसके बाद क्या है कि द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपका अंगूठा है ना वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये राइट हैंड रूल आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक कन्वेंशन है, और वो कन्वेंशन ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये रोटेशन के लिए लिखा हुआ है कि अगर हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे हमने डायग्राम में देखा, यानी अगर आपकी रोटेशन इस डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरह से हो, तो क्या होगा कि हम उस रोटेशन को पॉजिटिव लेते हैं। उसको पॉजिटिव लेने का ये मतलब है जब आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे ना, तो तब आपको समझ आएगी कि वहां पर अक्सर आपको दिया होगा एंगल की वैल्यू थीटा दिया होगा, तो वो थीटा रोटेशन की वैल्यू दी होगी कि इतनी रोटेशन हुई है, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 पाई रेडियन हुई है। तो अगर वहां पर लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव 2 पाई रेडियन ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन की बात हो रही है, यानी क्लॉकवाइज का मतलब है अब इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, तो इसका मतलब है जैसे घड़ी की सुइयां चलती है उस डायरेक्शन में हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने नेगेटिव लेना है, यानी फिर आप उस 2 पाई रेडियन को पॉजिटिव की बजाय क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू -2 पाई रेडियन, यानी फिर आप उसे माइनस ले लेंगे। ये एक कन्वेंशन है, ये हमारी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया है कि अगर हम उस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव लें, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, रोटेशन को नेगेटिव ले लेंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।